तो एहतिशाम साहब, ये बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये इन पर फिर ये टैक्स लगाने की इब्तिदा कब से होगी, कहाँ से होगी? हुकूमत के पास टाइम भी है इन मामलों पर गौर करने का, चूंकि बजट से पहले तो हम देख रहे हैं एक दौरा, दूसरा दौरा, फिर तीसरा दौरा। जैसे ही वज़ीर आज़म वापस आएंगे उनको बस एक ब्रीफिंग दी जाएगी, बजट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो ये ऐसा लग रहा है कि होमवर्क तो नहीं हो रहा और इम्प्लीमेंटेशन हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे नए सेक्टर्स आपकी नज़र में हैं जो कि इस बार टैक्स नेट में शामिल हो जाएंगे? देखिए अरबाब, एक अरसे से देखता है पिछले कम से कम 3 हुकूमतें जो है ना वो इस पे काम कर चुकी हैं कि टैक्स ब्रॉडन करने के लिए, टैक्स बेस को बड़ा करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई। ये हम देखते हैं कि नी जर्क रिएक्शन होता है। ये इतना डॉन्टिंग चैलेंज है इस वक्त हुकूमत के लिए कि आपने 2 बड़े चैलेंज है, एक रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है और डेट सर्विसिंग आपने कैसे करनी है। अभी देखिए मेरे ख्याल में 2000 अरब 2 ट्रिलियन रुपीज़ के नए टैक्सेस और प्लस तो की जा रही है कि 400 अरब के टैक्सेस सूबाई लेवल पर लगाए जाएं, तो ये 2.4 ट्रिलियन एडिशनल, ये एडिशनल की बात हो रही है। देखिए एग्जिस्टिंग में तो कहा जा रहा था जी पहले 600 फिर 800 फिर आया जी कि आप 1200-1300 अरब के नए टैक्स लगेंगे। ये एडिशनल टैक्सेस की बात वो कर रहे हैं। अगर ये कर दें तो मेरा ख्याल है इससे आइडियल सिचुएशन कोई नहीं है। और आमतौर पे मैं देख रहा हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए 2.4 ट्रिलियन के एडिशनल टैक्सेस हो जाएँ तो 2 साल के अंदर, तो अरबाब ये कहा जा रहा है कि हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बोरिंग से हमारी जान छूट सकती है। अच्छा। ये तो सिचुएशन है जो मुझे लगता नहीं है ये हो। दूसरी बात है कि हुकूमत जो है ना वो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एडहॉक बेसिस पे काम करती है। अब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बार बार ये बात आती है कि जी आप मंथ टू मंथ बेसिस पे सिर्फ अप्रैल का जो आप 11.76% पे आप लेके आए हैं आप इन्फ्लेशन को, आप सारी दुनिया को यही बता रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन जो है ना वो 38% है, यहाँ पे आके खड़ी होगी। भाई ये आप देखेंगे इवेंचुअली कहाँ जाएगी। सही कह रहे हैं 25-26%, कुछ लोग कह रहे हैं 23%। अभी हालिया 2 हफ्तों में जितनी तेज़ी के साथ अरबाब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी हैं, ख़ास तौर पे जो खाने पीने की चीज़ें हैं और साथ साथ हाउस रेंट जो कहा जाता है आज भी 26% बनता है आपकी ओवरऑल इन्फ्लेशन में, तो ये तो कम होने वाला नहीं है। अभी सवाल 2 ही रह गए हैं कि जी इन मौजूदा हालात में हुकूमत क्या कर सकती है। एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि जी हम कारोबारी लोगों पे, ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी पे हम वेल्थ टैक्स लगाएंगे और फिर गेन टैक्स लगाने की बात हो रही है। लेकिन साथ साथ जो बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं कि जी रैशनलाइज़ किए जाएंगे टैक्स लॉज, और इसमें इनकम टैक्स कितना होगा, जनरल स्टेट टैक्स कितना होगा, एक्साइज ड्यूटी कितनी होगी, कस्टम ड्यूटी कितनी होगी, ये अभी तक नहीं तय कर पा रहे कि कितना आप ये ले सकते हैं और ये कितना आप शेयर अपना स्टेक होल्डर से मिल के आपको पैसा मिल सकता है। अभी आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी जो सेक्टर रह गए आज आके रियल स्टेट की बात हो रही है। देखिए रियल स्टेट का इस वक्त पट्टा बैठा हुआ है। पिछले कम से कम 3.5-4 साल में अरबाब रियल स्टेट बिल्कुल नीचे लगी हुई है। आपने छोटा सा प्लॉट लिया है, मैंने लिया है, किसी ने भी लिया है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा है। मुझे अच्छी तरह याद है 1.25 करोड़ का प्लॉट इस वक्त अपना DHA में पिंडी इस्लामाबाद में वो 76-80 से कहा नहीं है, इससे ज़्यादा करनी है। अभी उस पर भी फिर ये हो गया कि जब आप अव्वल तो वो लोग कहते हैं कि ट्रांजैक्शन होती नहीं है, अगर ट्रांजैक्शन हो जाए तो अब लेने वाला देने वाला दोनों के ऊपर टैक्स है। वो कम से कम आपको 76 लाख अगर फ़र्ज़ करें आपका एक नॉल का प्लाट है इधर अपना DHA में, तो उस पर 4 से 5 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा। नतीजतन जो छोटे लोग थे बेचारे कारोबारी लोग थे, या आप जैसे मेरे जैसे, या आम आदमी को कहता है 50-60 लाख का कुछ ले लूँ मैं प्लॉट और थोड़े से के बाद बेच दूंगा, और लोग यही क्या करते थे, थोड़े से के बाद बेच के 2 लाख 1.5 लाख प्रॉफिट आया, फिर कोई नई चीज़ ले। देखिए इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करने की ज़रूरत है। ठीक है रियल स्टेट में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन इस तरीके से करने से तो मेरा ख्याल है लोग भाग जाएंगे। आज आलम यह है कि बेताशा लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का पैसा पड़ा हुआ है लोगों के पास, कोई लीगल है कोई नहीं लीगल है, जो ये हुकूमत की पॉलिसी की वजह से नहीं लग रहा। भैया आपको स्टेक होल्डर से बात करें, जो टैक्स जनमन बनता है आप ले लें। इसी तरह फार्म इनकम है, एग्रीकल्चर टैक्स है इनकम के ऊपर, वो अब नहीं लगने का नाम दिया जा रहा। एक अरसे से बात हो रही है भाई क्यों नहीं ले रहे। फिर ये प्रोफेशनल टैक्स है, फिर सर्विसेज सेक्टर है, इसको ब्रॉडन करना है, वो भी नहीं किया जा रहा। ज़्यादा परेशानी की बात अरबाब ये है कि आज आके ये सैलरी क्लास ही फंसेंगे उन्हीं लोगों। अभी देखें कल मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा हुआ, आज खबर आपने पढ़ी होगी, प्राइम मिनिस्टर ने ये आपका टैक्स जो है ना इस पर जो क्या कहते हैं 50,000 निकालने पे विदहोल्डिंग टैक्स था, इसको बढ़ाने की बात हो रही थी 4% रिजेक्ट कर दी हुकूमत ने, 4% से 8% पे वो रिजेक्ट कर दिए।
तो देखिए अब ये अगर आप ये काम कर रहे हैं, डंक टपाओ पंजाबी में कहते हैं कि अब आपको पता है कि अपने आपने मैनेज करना है, वो भाई कोई तरीका मैटर तो मैडनेस डिमांड करता है कि आपका कोई प्रोएक्टिव पॉलिसी हो। अब IMF के साथ फंसे हुए हैं, IMF कह रहा है जी कर्जा देंगे, ये सारी शराइत पूरे करें, साथ वो कहते हैं कि जी हमसे कर्जा लिया आप चीनी कंपनियों को नहीं देंगे। चीनी कंपनियां, प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठे हैं, उनसे जो बात हो रही है वो कह रहे हैं कि जी पहले तो 550 रुपये का हमारा जो आपने पैसा रोका हुआ वो दें, हम आपको नया दे देंगे कर्जा। वो 600 या 800 अरब रुपये का बैंक कह रहे हैं, हुकूमत नहीं, लेकिन पहले हमारा 550 क्लियर करें। तो इतने बुरे तरीके से फंस गए। उसकी वजह ये है कि कोई पॉलिसी नहीं है, आप डायरेक्शन कोई नहीं है कि आपने बैठ के कोई इस हवाले से एक्सरसाइज किया है कि कितनी कमाई होगी। अभी 18 ट्रिलियन का हमने बना लिया ओवरऑल कैपिटल साइज, इसमें 11 ट्रिलियन आपको रेवेन्यू का कलेक्शन आपने लेनी है, कैसे लेंगे? फिर डेट सर्विसिंग में पैसा जाएगा, डिफेंस में जाएगा। अभी आप देख लें पिछले 4 सालों से अरबाब, ये हम देख रहे हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 1000 अरब का 1200 अरब का इवेंचुअली 600-700 कट लगते तक यहाँ आ जाता है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत सख्त मुश्किलात में है, और मुझे नहीं लगता है कि FBR ने और स्टेट बैंक ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, लगता है कि ज़ाहिर चाइना का जो इस वक्त दौरा है ये भी फिर इसी सिलसिले की कड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।